हेलो स्टूडेंट्स, इस अध्याय के फर्स्ट पार्ट में हमने कंपनी का अधीन शासन को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। ताज का शासन, इस अध्याय में हम ताज के शासन 1858 से 1947 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा अधिनियम है वो है हमारा ताज का शासन। ताज के शासन में हम 1858 से लेके 1947 तक जितने भी अधिनियम पारित हुए, भारत में जितने भी जैसी व्यवस्थापिकाएँ हैं, जैसे भारत में राज्यसभा का उद्भव कब दी गई और अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब से दिया गया, इन सभी के हम विस्तार रूप से इस अध्याय में वर्णन करेंगे तथा जानेंगे कि किस प्रकार से भारत में आज संसदीय लोकतंत्र है और भारत में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्यों नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के प्रथम अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम पर। यह अधिनियम किस बात से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम सभी तथ्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। जो ये 1858 का जो कानून था, इसका निर्माण 1857 के जो सैनिक विद्रोह था उसके बाद हुआ था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। जो ये 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। भारत के शासन का सबको अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जो 1858 के अधिनियम में जो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण जो भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है, वो इस प्रावधान के तहत कहा जाता है कि इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत में, उसे समाप्त कर दिया गया। गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ, जो गवर्नर संबंधी शक्ति थी और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियाँ थीं, वो सभी शक्तियाँ ब्रिटिश महारानी को हस्तांतरित कर दी गई। नेक्स्ट हमारा है, इस अधिनियम में कुछ बहुत सारी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं का हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। इस अधिनियम में पहली विशेषता है कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम से पहले, यानी कि 1858 से पहले जो शासन था वो कंपनी कर रही थी, और जो 1833 में कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक मामले अलग अलग कर दिए गए थे। जैसे कि 1833 में जो कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र था उसे हटा दिया गया था, और 1858 के आधार पर उसके जो राजनीतिक मामले थे उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात 1858 के जो अधिनियम है, इसके प्रावधानों के तहत कंपनी को शासन जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और शासन सीधा महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। जो गवर्नर जनरल था उसका नाम वायसराय रख दिया, ऐसे वॉइस ऑफ रॉयल, मतलब वॉइस ऑफ रॉय। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, अर्थात जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने। जो महारानी, जो इसका यदि हम हिंदी में अनुवाद करें वॉइस ऑफ रॉय का, तो इसमें होता है कि रानी की आवाज़ या फिर राजा की आवाज़, ताज की आवाज़ भी कह सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा काफ़ी हद तक कंपनी को नियंत्रित कर दिया गया, कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरी विशेषता है इस अधिनियम की कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को कोर्ट को समाप्त कर शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। जो हमारा 1884 में जो कंपनी में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था, जिसमें हमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, और उसने जो इस 1858 के अधिनियम ने उस जो कंपनी में द्वैध शासन प्रणाली था, जब कंपनी ही नहीं रही तो द्वैध शासन कंपनी में कैसे हो सकता है। तो इसी कारण, इस कंपनी के न होने के कारण
इस प्रावधान को भी हटा दिया गया कि कंपनी में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। एक नया पद बनाया गया जो भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी, जो भारत प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखता था तथा यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करने के पश्चात भारत में एक नए पद का सृजन किया जिसे भारत सचिव कहा गया। भारत सचिव जो कि ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी, मंत्रिमंडल था, उसका एक सदस्य था और जो ब्रिटिश की संसद थी और उसके प्रति क्या था, उत्तरदायी था। मतलब ब्रिटिश की संसद के प्रति ये जो सचिव था, भारत सचिव था, वो ब्रिटिश की संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य हैं। भारत जो सचिव था इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार परिषद थी और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस 1858 के अधिनियम के तहत एक भारत सचिव नामक पद का सृजन किया गया और 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये जो 15 सदस्य जो ये बनाया गया था उसकी सचिव की सहायता के लिए, जो इस 15 सदस्य जो सभा थी, जो सलाहकार परिषद थी, इस परिषद को भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत समाप्त कर दिया गया। जो भारत सचिव नामक पद बनाया था उसको भारत शासन अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत समाप्त कर दिया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। अर्थात जो भारत सचिव की जो परिषद थी यह एक निगमित निकाय थी। निगमित निकाय का मतलब होता है कि इसके खिलाफ भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता था। यह एक स्वतंत्र निकाय नहीं थी। 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। यह जो 1858 का जो मेन उद्देश्य था उसमें था प्रशासन में सुधार करना और जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। जो ये अधिनियम था इसके माध्यम से भारत और इंग्लैंड की सरकार, जो इंग्लैंड में सरकार, भारत में जो सरकार थी उसका अधीक्षण नियंत्रण किया जा सके, इसके कारण इस अधिनियम को पारित किया गया। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। भारत में कोई खास परिवर्तन किया नहीं इस अधिनियम ने। नेक्स्ट अधिनियम है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे पहले इसी अधिनियम में दी गई। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। और वह शक्ति जो दी गई थी वो 1861 के अधिनियम द्वारा दी गई थी। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रथम बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और जो यह अध्यादेश था मात्र 6 महीने तक रह सकता था, नहीं तो उसके पश्चात ये स्वयं ही निरसित हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। 1857 की महान क्रांति के बाद 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि शासन में भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक समझा। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सोचा यदि हम भारतीयों का सहयोग नहीं लेंगे तो भारत में शासन अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा।
और इसी कारण उन्होंने कंपनी को समाप्त कर दिया। भारत के जो लोग थे उनके गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया और शासन अपने हाथों में ले लिया। और ब्रिटिश की सरकार ने सोचा कि अब भारतीयों को भी शासन में थोड़ा शासन प्रशासन में उनका भी थोड़ा बहुत सहयोग लिया जाए। इस सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए गए। जो इस सहयोग नीति थी और इसको बढ़ाने के लिए जो ब्रिटिश संसद थी उसने भारत में 3 अधिनियम पारित किए गए, 1861 का, 1892 का और 1909 का। इन तीनों अधिनियमों के तहत भारत में उसने प्रशासन की नींव डाली और भारत में अपना प्रशासन सुदृढ़ करने के स्थापित कर किया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारत में संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। जो 1861 का जो अधिनियम था भारत में संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि इसी अधिनियम द्वारा भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति दी गई है। और भारत में 1873 के एक्ट द्वारा जो 1873 के एक्ट द्वारा जो केंद्रीकरण किया गया था उसको पुनः विकेंद्रीकरण की अवस्था में बदल दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। जो भारत की जो उस टाइम की जो व्यवस्थापिका थी उसमें भारतीयों का सहयोग लेना अनिवार्य हो गया और ब्रिटिश सरकार ने खुद कहा कि हम अब भारतीयों का सहयोग लेना चाहते हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारतीयों को शामिल किया जाए, लेकिन बहुमत था फिर भी सरकारी सदस्यों का आई था। इस प्रकार वायसराय था, वॉइस ऑफ रॉय था, कुछ व्यक्तियों को कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद थी गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। जो वायसराय था जो भारतीयों को भी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर नामांकित कर सकता था। मतलब सरकारी तो अंग्रेजी थे लेकिन गैर सरकारी के तौर पर उसे नियुक्त कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उसने भारत के 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी जो विधान परिषद थी उसमें मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को, जो यह अधिनियम था इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। आप जानते होंगे कि 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल में कंपनी में केंद्रीकरण की शुरुआत की गया था। भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी और उसी केंद्रीकरण को जो चरम सीमा थी और 1833 तक वह केंद्रीकरण पूर्ण भी हो गया और उस 1833 तक वह केंद्रीकरण पूर्ण हो गया और 1861 के अधिनियम द्वारा उस केंद्रीकरण को समाप्त कर दिया गया और 1861 के अधिनियम द्वारा उसका फिर से पुनः विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब फिर से शक्तियों को प्रेसिडेंसियों में बांट दिया गया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जो यह अधिनियम था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियां थी उनको शक्तियां उन्होंने पुनः शक्तियां दे दी और फिर से विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किए गए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। अभी बताया कि 1773 में जो केंद्रीकरण किया गया था उसकी प्रवृत्ति थी उसको उलट दिया गया और 1833 के अधिनियम द्वारा यह केंद्रीकरण चरम तक पहुंच गया। मतलब कि यह जो केंद्रीकरण था 1773 से शुरू हुआ और 1833 तक चरम पर पहुंचा और 1861 में से समाप्त कर दिया गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। जो ये विधायी विकास हुआ इस विकास के कारण
जो व्यवस्थापिका में कुछ ऐसे विकास हुए, विकेंद्रीकरण का विकास हुआ, जैसे कि 1837 तक प्रांतों में पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता है कि प्रांत स्वतंत्र हो गए। बंगाल उत्तर पश्चिम प्रांत, सीमांत प्रांत और पश्चिम बंगाल में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। मतलब कि बंगाल में और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश में 1866 में, पंजाब में 1897 में और बंगाल में 1862 में विधान परिषदों का गठन किया गया। नेक्स्ट, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। जो वायसराय है जो परिषद के संचालन के लिए नियम विनियम बना सकता है, आदेश बना सकता है, आदेश दे सकता है, सारी शक्तियां वायसराय के हाथों में थी। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभावी बनाया जा सकता था। यदि वायसराय चाहे तो किसी परिषद के एक सदस्य या फिर एक अधिकारी, इसके अंतर्गत जो एक कानून था, इसके अंतर्गत परिषद का जो एक सदस्य था वायसराय नियुक्त करता हो जिसे, इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक विभागों का प्रभावी बनाया जा सकता था। वायसराय अपनी परिषद के सदस्य को एक विभाग का या फिर दो से अधिक विभागों का भी प्रभावी बना सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से, जो ये विभाग था, काउंसिल बनी हुई थी, काउंसिल जो गठित कर रहा था वायसराय की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। किसे? वायसराय को। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के आधार पर अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह हो सकती थी। मतलब 6 माह तक यह अध्यादेश जारी रहता और यहीं से भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। मतलब सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति को यहीं से अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत को सबसे पहले आपातकाल में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट अधिनियम हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम में कुछ बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा हम बजट पर बहस करने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया था। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में जो सदस्यों की संख्या थी, जो सरकारी सदस्य थे, जो भारतीय सदस्य थे, भारतीय सदस्य संख्या, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। दूसरा इसमें प्रावधान है, इसने विधान परिषदों के जो अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसके माध्यम से प्रांतीय और विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत फिर भी गैर सरकारी सदस्यों का ही था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उस पर बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। जो विधान परिषद थी उसके कार्यों में वृद्धि कर दी गई और बजट पर भी हमें बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया और कार्यपालिका इससे प्रश्न भी पूछ सकती थी। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय शक्तियों का प्रावधान किया गया। इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जो बंगाल में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थी, और गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन वायसराय की सहमति से ही हो सकता था।
नेक्स्ट प्रावधान है, नेक्स्ट प्रावधान कौन सा है? इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। वायसराय जो था, इनकी संस्तुति के आधार पर, इनकी सिफारिश के आधार पर गैर सरकारी सदस्य नियुक्त कर सकता था। किसके संस्तुति के आधार पर या फिर किसके सिफारिश के आधार पर? जिला परिषद की सिफारिश के आधार पर, विश्वविद्यालय की सिफारिश के आधार पर, व्यापार संघ की सिफारिश के आधार पर और जमींदारों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश के आधार पर वह वायसरॉय गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। जो ये अधिनियम था, जो केंद्र और प्रांतों में जो विधान परिषद थी, उसमें गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। इसे निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। तो नेक्स्ट प्रावधान है हमारा भारत शासन अधिनियम 1909। इसमें कौन से प्रावधान किए गए हैं 1909 में? इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसरॉय थे। इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। जो केंद्रीय वाले सेंटर और स्टेट जो विधान परिषद थी, उनमें जो उनकी जो संख्या थी उसमें काफी वृद्धि हो गई। लगभग 16 से 60 हो गई, मतलब 4 गुना बढ़ा दिया गया उनका आकार, 16 से 60 कर दी गई। और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या भी एक समान नहीं थी। केंद्रीय विधान परिषदों में जो इसकी संख्या थी 16 से 60 कर दी गई, जो हमें लोकसभा जो हमारी 1953 के एक्ट से जिसका उद्भव हुआ था, जो उसमें जो सबसे पहले सदस्य 6 सदस्य से हो गई 16 से हो गई 60, मतलब 4 गुना बढ़ा दिया गया। और प्रांतीय विधान परिषदों में इसकी संख्या अलग अलग थी, किसी में भी समान नहीं थी। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में और दूसरा प्रावधान है, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। जो केंद्रीय परिषद थी उसमें सरकार के बहुमत को तो बनाए रखा और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रों में तो अंग्रेज जो थे उनका बहुमत होना चाहिए, लेकिन प्रांतों में इस अधिनियम के द्वारा यह अनुमति दी गई कि प्रांतीय परिषदों में भारतीय लोगों का बहुमत होना चाहिए। मतलब भारतीय जो लोग हैं उनका प्रांतीय विधान परिषदों में बहुमत होगा। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया, जो केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर विधान परिषदों के जो आकार था, जो सदस्यों की संख्या थी उसका बढ़ाया। उदाहरण के अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर बहस करना आदि रखा गया। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि किस अधिनियम में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया वो अधिनियम 1919 का मार्ले मिंटो सुधार ही है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही भारत में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जो क्वेश्चन के उत्तर में क्वेश्चन होता है, वही हमारा पूरक प्रश्न होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। जो यह अधिनियम था इसके अंतर्गत पहली बार भारतीय को
वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब इसमें पहली बार गवर्नर की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय इसके सदस्य बने, गवर्नर की कार्यकारी परिषद के। जो भारतीय थे उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य चुने गए और विधि सदस्य बनाया गया। पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य चुने गए। आप देखोगे कि 1853 में इस जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी इसका गठन हुआ, और व्यवस्थापिका में तो 18 भारत के जो सदस्य थे उनको लगभग 1861 के अधिनियम के द्वारा स्थापित कर लिया गया। लेकिन 1853 से 1909 तक किसी भी भारतीय को उसमें शामिल नहीं किया गया। पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य चुना गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। जो यह अधिनियम था हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यहीं से भारत के विभाजन की जड़ शुरू होती है। भारत के विभाजन की जड़ भारत का पार्लियामेंट सुधार ही है, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। जो मुस्लिम सदस्य चुने जाते थे सांप्रदायिक के आधार पर, उनका चुनाव मुस्लिम सदस्य को ही करना था। हिंदू सदस्य द्वारा उसका चुनाव नहीं हो सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। आप मानो कि यदि हमारा देश आज सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दे तो क्या होगा हमारे देश का? क्या हमारे देश की अखंडता एकता अक्षुण्ण बनी रहेगी? क्या एकता भारत में बनी रहेगी? नहीं, क्योंकि भारत में एकता और अखंडता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अंग्रेजों ने अपने हित को देखते हुए भारत में सांप्रदायिकता को कानूनी वैधता प्रदान की, क्योंकि भारत में यदि सांप्रदायिकता फैल जाएगी तो भारत को विभाजित करना आसान हो जाएगा, भारत के कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। और यदि भारत में गांधी जी और अंबेडकर जैसे महान नेता, महान क्रांतिकारी या फिर महान बलिदानी नहीं होते तो भारत आज कहीं स्वतंत्र भारत कई खंडों में विभाजित हो जाता। यही कारण है कि भारत में सांप्रदायिकता और भारत के विभाजन की जड़ इसी अधिनियम में देखी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा प्रावधान है, इसमें प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ चैम्बर्स विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। जो प्रेसिडेंसी थी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, जो उसमें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो विद्यालय के जो प्रतिनिधित्व थे उनके लिए एक अलग से प्रावधान किया गया। अब आता है हमारा अगला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। यह अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जो इन प्रावधानों को हम निम्नवत चर्चा करते हैं। जो भारत में आज आपको राज्यसभा देखने को मिलती है, भारत में राज्यसभा इसी अधिनियम के द्वारा बनाई गई, और जिसके कारण भारत में 1853 के एक्ट द्वारा लोकसभा की स्थापना हुई। और 1853 और 1919 के अधिनियम द्वारा भारत के द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना होती है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ से संसद का निर्माण होता है। भारतीय संसद का निर्माण इसी अधिनियम से होता है। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उन सबको देखते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी प्रशासन सरकार की स्थापना करना है। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने पहली बार भारतीय लोगों के लिए, भारत के लिए पहली बार क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम
भारतीयों को एक उत्तरदायी जवाबदेह सरकार दे। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी भारतीयों को अयोग्य समझती थी। ये देखो आप यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी कि ये भारतीयों को उत्तरदायी सरकार देना तो चाहते थे, लेकिन उत्तरदायी सरकार को क्रमिक रूप से, मतलब क्रम बाई क्रम देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे। यदि हम एक साथ उत्तरदायी सरकार दे देंगे तो ये भारतीय लोग इस उत्तरदायी सरकार को सहन नहीं कर सकते। इसी कारण इनका मन था कि ये हम भारतीयों को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार दें। नेक्स्ट प्रावधान है क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और 1951 से यह लागू हुआ। जो भारत सरकार मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम है जो 1919 में बनाया गया और 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मांटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे। जो मांटेग्यू थे भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे। इस अधिनियम में महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। जो केंद्र और प्रांतीय विषयों की जो सूची थी जिसमें केंद्रीय विषय थे और प्रांतों की जो प्रांतीय विषय थे, जो कि राज्य सूची के विषय थे और हमारी जो संघ सूची के विषय थे। जो उन दोनों सूचियों में से जो सब्जेक्ट थे उनको पृथक कर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। जैसे कि आज आप देखते हैं कि भारत में राज्य 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। उन तीनों सूचियों को अलग अलग है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, संघ सूची पर राज्य कानून बनाता है, विधानसभाएं कानून बनाती हैं और उस पर संवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों ही कानून बनाते हैं। नेक्स्ट इस अधिनियम का प्रावधान है केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहेगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो है को अपनी सूचियों पर केंद्रीय सूची पर संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर प्रांत कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा, लेकिन सरकार का ढांचा एकात्मक ही रहेगा, केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहेगा। लेकिन प्रभुत्व यहाँ पर देखा जाए तो केंद्र का ही है। यही कह रहा है कि एकात्मक ढांचा ही रहेगा, मतलब प्रभुत्व एक का है। राज्यों को कमजोर आज भी बनाया गया भारत में, ऐसी बात नहीं है। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया जिसमें कि हस्ताक्षरित और आरक्षित। जो यह अधिनियम था, जो पहले प्रांतीय विषय थे, जो प्रांतीय आज देखते हैं, प्रांतीय जो हमारी राज्य सूची है, जो विधानसभा जिस पर कानून बनाती है, उस टाइम पर भी जो प्राचीन काल है, प्राचीन आधुनिक काल ही कहेंगे, जो उस पर जो उस राज्य सूची थी उसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इन कार्यों को वह उन मंत्रियों की सहायता से लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। एक हमारे हस्तांतरित विषय जिस पर कि हमारा गवर्नर कानून बनाएगा, जिस पर गवर्नर भी कानून बना सकता है और उन कार्यों को मंत्री की सहायता ले सकता है। हस्तांतरित पर केवल गवर्नर कानून बनाएगा। आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करता है जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जबकि जो मंत्री परिषद जो मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। जबकि ये आरक्षित विषयों पर जो गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से जो शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ये थे हमारे आरक्षित विषय। और यहाँ से भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू होती है। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा ही पारित हुआ। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन यानी कि डायआर्की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा जाता है।
यहीं से प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था की प्रणाली की शुरुआत हुई। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही, नाम मात्र की व्यवस्था रही वैसे तो ये। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की। जो यह अधिनियम था, इसने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। इसी अधिनियम द्वारा महिलाओं को भी भारत में वोट डालने का अधिकार दिया गया, पहली बार। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम द्वारा ही भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान इसी अधिनियम द्वारा किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। अब इस अधिनियम द्वारा जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी 1900 जो कि हमारी 1853 के एक्ट से गठित हुई थी, जिसमें 1909 के अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम भारतीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। और 1919 के अधिनियम द्वारा उसमें भी 3 सदस्यों को भारतीय बना लिया, मतलब 50% सदस्य उसमें भारतीय होंगे। वायसराय की 3 बनाए थे भारतीय। अब धीरे धीरे भारत के सदस्यों के लिए ढील बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। जो ये मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसने सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्लो भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था, जो इस अधिनियम ने भारत में सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही, सिख और मुसलमानों के लिए तो 1909 के अधिनियम में ही सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की बात कही थी। ईसाइयों के लिए भी है इस अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया कि इनका भी पृथक निर्वाचन होगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ये लोग भारत को कई खंडों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इस कानून ने संपत्ति या कार्य शिक्षा के आधार पर भी सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया है। जो लोगों को आज देखते हैं भारत में 18 वर्ष से ऊपर वयस्क मताधिकार पर सभी लोगों को, जो 18 वर्ष से एबव हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। आज भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है, लेकिन उस समय पर जब ये मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था, उस टाइम पर जो हमारे मत देने का अधिकार था वो आधार था हमारा संपत्ति कर या फिर शिक्षा। यदि जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है, जो टैक्स ज़्यादा देता है सरकार को, और जो काफ़ी शिक्षित वर्ग है, उसको ही मत देने का अधिकार था। बाकी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। जो ये कानून था, इसने भारत का जो उच्चायुक्त है, लेकिन उच्चायुक्त भारत का है देखो, लेकिन कार्यालय बनेगा लंदन में। भारत का उच्चायुक्त है, कार्यालय बनेगा लंदन में, उच्चायुक्त है भारत का, ठीक है। और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। जो भारत सचिव जो कार्य करता था, जिसकी स्थापना लगभग शायद 1858 के प्रावधानों के अनुसार जो भारत में एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया था, और उसकी सहायता के लिए एक और 15 सदस्यीय कार्यकारिणी जो उसकी सलाहकार सभा थी, उसका गठन किया गया था। और जो भारत सचिव था, उसके जो कार्य थे, कुछ कार्य उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिए गए। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें यूपीएससी का भी एक गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में एक अखिल भारतीय केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। जैसे कि आज आप देखते हैं कि प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग अलग बजट होता है, और केंद्र का एक अपना खुद का अलग बजट होता है।
और वैसा ही इस प्रावधान में, इस अधिनियम में क्या गया प्रावधान है ये कि केंद्र का बजट अलग होगा और राज्य का बजट अलग होगा। राज्य और विधानसभा को अपना अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। राज्य का बजट पृथक, केंद्र का बजट पृथक, सबका अलग अलग बजट होगा। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका कार्य, जो ये प्रावधान है, जो ये अधिनियम है, इसके अंतर्गत एक ऐसे वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका कार्य 10 वर्ष बाद, जो ये वैधानिक आयोग गठन किया जाएगा, इसका ये कार्य होगा कि यह 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये एक वैधानिक आयोग गठन किया गया जो प्रत्येक 10 वर्ष पर एक जांच करेगा कि भारत में जो अधिनियम, जो हमने प्रावधान किए गए, उनको ठीक से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और यह जो जांच आयोग है 1929 में आना था और 1927 में आ गया साइमन कमीशन के रूप में। और वहीं से भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति एक ऐसी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक अंग्रेजों को खदेड़ने में हमारी सहायक रही। साइमन आयोग, जिसे कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में 1927 में आया था। आप जैसे जानते होंगे 28 फरवरी को शायद ये आया था, लगभग 28 फरवरी 1927 को आया था। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 अवधि पूर्व, अब 2 अवधि पूर्व ही क्यों, यह साइमन जो आना था, जो ये आयोग, जो ये वैधानिक आयोग गठित हुआ था, जो विधान की जांच करने के लिए जो आयोग गठित हुआ था, ये आयोग आना था 1929 में। अब इस आयोग को गठन कर दिया गया 1927 में, मतलब 2 वर्ष पहले क्यों करा, ये भी क्वेश्चन बनता है। 2 वर्ष पहले इसलिए क्या कि जो वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ पर चुनाव होने थे। अब अंग्रेजों को जो सरकार थी वो जाने वाली थी, उसको खतरा था यदि हम जो भी प्रावधान किया है उसको अभी से लागू कर देंगे, क्योंकि डर था कि कहीं दूसरी सरकार ना जावे। नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। अब भारत में साइमन कमीशन आया 1927 में, ये आया, और जो भारत की स्थिति है, भारत में क्या कंडीशन रही, इसका कानून के कौन सा प्रावधान किस तरीका से लागू किया गया है, इन सब की जांच के लिए एक साइमन कमीशन भारत में आया, और जिसमें कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। और शायद इसी कारण से भारत के लोगों में इस आयोग के प्रति इतनी घृणा थी, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा घृणा थी इसके प्रति, और जिसके कारण इसका जो साइमन कमीशन था, इसका सभी दलों ने विरोध किया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में तथा सरकारों का विस्तार किया गया। जो द्वैध शासन प्रणाली थी राज्यों तथा सरकारों में, इसका विस्तार किया। ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। अब यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये 1909 से लेकर 1919 में और 1927 तक भी सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर रहे हैं। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश भारतीय रियासतों के लिए एक गोलमेज सम्मेलन किया। अब ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के जो सम्मिलित होने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया, एक गोलमेज सम्मेलन किया, जिसमें इन सम्मेलनों में जो हुई चर्चा थी उसके आधार पर संवैधानिक सुधारों की एक श्वेत पत्र तैयार किया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संस्तुति के प्रवर समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। अब आता है सांप्रदायिक अवार्ड, जिसे कहें कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड क्या था, इसके बारे में देखते हैं। क्या था सांप्रदायिक अवार्ड, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। जो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अगस्त 1932 में जो अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे हम कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए एक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों तक भी विस्तारित कर दिया गया। ये जो कम्युनल अवार्ड था, यह मुस्लिमों को, सिखों को और ईसाई को और यहाँ तक कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन के आधार पर दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई थी इस अवार्ड में। दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए। उन्होंने इस अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यवर्धा जेल में अनशन किया। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, इससे व्यथित होकर महात्मा गांधी ने यवर्धा जेल में, पूना में यवर्धा जेल है, वहां पर अनशन पर बैठ गए, प्रारंभ कर दिया गया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना समझौते के नाम से जानते हैं। दलित नेता भीमराव अंबेडकर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी नेता थे, उन सभी के बीच में, महात्मा गांधी के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ जिसे हम पूना समझौते के नाम से जानते हैं। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए आरक्षित किया गया। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इन सभी प्रावधानों को का वर्णन हम महत्वपूर्ण एवं शोध तरीकों से कर रहे हैं। चल देखते हैं महत्वपूर्ण वर्णन क्या है इसमें। भारत शासन अधिनियम, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत को पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें की 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। आज भारत के संविधान में देखेंगे कि आज भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। जबकि 1935 का जो अधिनियम था, इसमें 321 धाराएं थी। मतलब कितना लंबा विस्तृत दस्तावेज था ये, 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में इस प्रकार की विशेषताएं इसकी देखते हैं। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। जो ये अधिनियम था, इसने भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, लेकिन जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई माना गया। जो ये अधिनियम था, इसमें भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया और भारत के जो राज्य थे और रियासतें थी उनको एक माना गया कि भारत में राज्य और रियासतें एक ही हैं, लेकिन यह संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया, क्योंकि रियासतों ने इस संघ की जो कल्पना की थी, अखिल संघ की जो कल्पना की थी, इसको कभी स्वीकार ही नहीं किया। अधिनियम ने केंद्र और राज्यों के बीच 3 अनुसूचियां, जिसे संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय के आधार पर शक्तियों को बंटवारा कर दिया, जिसे हम अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी। जैसे कि आप देखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, आज संसद के पास हैं। संसद के पास हैं अवशिष्ट शक्तियां। उस टाइम पर अवशिष्ट शक्तियां थी हमारी वायसराय के पास। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं है भाई, लेकिन देशी रियासतों ने इसे शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको कि यह जो संघ था कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाया, क्योंकि देशी रियासतों ने इन्हें मना कर दिया था कि हम आपके संघ में शामिल नहीं होंगे। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। जो प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, इसी अधिनियम के द्वारा समाप्त हुई, जो हमारी द्वैध शासन व्यवस्था थी 1919 के अधिनियम से चालू हुई, 1935 के अधिनियम से समाप्त भी हो गई। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी शासन की सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान और परिषदों के लिए प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। जो राज्य विधान परिषद थी उनको उत्तरदायी बनाया गया। उत्तरदायी किसके प्रति बनाया गया? जो राज्य के गवर्नर थे, गवर्नर राज्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे और मंत्रियों की सलाह पर उन्हें काम करना था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। जो ये व्यवस्था थी 1939 से शुरू की गई
उत्तरदायित्व वाली और 1937 में से समाप्त कर दिया गया। इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कैसे? 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया और 1935 के अधिनियम द्वारा, और यह द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ केंद्र में भी किया गया। संघीय विषयों को स्थानांतरित करके आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। जैसे कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों को भी राज्य हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया था, उसी प्रकार राज्य केंद्रीय विषयों को भी हस्तांतरित और आरक्षित में 1935 के अधिनियम द्वारा विभक्त किया गया था। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। जो ये अधिनियम था इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम में द्विसदनीय विधान परिषद की और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इन पर कोई प्रतिबंध थे। मतलब ये जो इसमें, जैसे कि आज भारत में कई राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा तो मैक्सिमम राज्यों में है ही, लेकिन विधान परिषद लगभग कुछ ही राज्यों में है। उसी प्रकार इन राज्यों में भी विधान परिषद की स्थापना द्विसदनीय व्यवस्था इनमें मिलती है। विधानसभा, इसने मताधिकार का विस्तार किया गया। जो ये मताधिकार था, जो 1919 में जो हमें मत देने का अधिकार जो प्राप्त हुआ था, महिलाओं को भी 1919 के अधिकार पर प्राप्त हुआ था, उसके जो क्षेत्र अधिकार था, जो मताधिकार देने का जो विस्तार था, लगभग 10% लोगों को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा के लिए साक्षात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम द्वारा की गई थी। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की। आप देखते हैं कि 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और 1935 के अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग में या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य भी एक लोक सेवा आयोग को अपना सकते हैं। इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। आप देखते होंगे कि 1774 में एक न्यायालय बना था, वो न्यायालय और इस न्यायालय में काफ़ी अंतर है। वो न्यायालय किसी कारणों से पहले ही नष्ट हो गया होगा, उसको पता नहीं। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे उम्मीद